मॉर्निंग एंड वेलकम और लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वर्क। आज का काम शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसका नेचर कैसा था, इसका कारण क्या था, 1857 रिवोल्ट से क्या मतलब पॉलिटिकल चेंजेस इंडिया में आए, क्राउन कैसे टुक ओवर करता है, कार्ल मार्क्स इसके बारे में क्या बोलते थे और बहुत सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। 1857 रिवोल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 1857 रिवोल्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री एपिसोड। आपके पूरे मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी रहते हैं और ऑप्शनल में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों का भंडार आया है लगभग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उतनी ही लेंथ भी इस लेक्चर की ज्यादा होगी। तो तैयार है आप लोग? गुड। तो 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 1857 रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ें उससे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पूरा पास्ट की सीरीज अंग्रेजों की चल रही है, क्योंकि जब तक हम उस सीरीज को समझेंगे नहीं तब तक हमको यह चीज समझ में नहीं आएगी कि 1857 रिवोल्ट की गहराई हमको अच्छे से डिटेलिंग में समझ में नहीं आएगी। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 14th और 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। ये परिवर्तन आर्थिक भी थे, राजनीतिक भी थे, ये परिवर्तन इकोनॉमिक भी थे और पॉलिटिकल भी थे। जैसा हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक विचारधारा आई थी जिसका नाम था बुलियनिज्म। अब ये बुलियनिज्म की विचारधारा क्या बोलती है? ये बुलियनिज्म की विचारधारा मतलब बहुमूल्य धातुवाद की विचारधारा ये बोलती है कि अगर किसी देश को अमीर बनना है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए, और जिस देश के पास जितने ज्यादा गोल्ड और सिल्वर होंगे वो देश उतना ही ज्यादा अमीर होगा। समझ में आया आपको? बहुमूल्य धातुवाद का मतलब धातुओं का संग्रह, गोल्ड और सिल्वर का संग्रह। यह विचारधारा यूरोपियन नेशंस में 14th, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में आई कि एक देश के पास जितना बुलियन रिजर्व्स होंगे उतना ही ज्यादा वो अमीर और शक्तिशाली होगा। उसी के साथ 16th सेंचुरी के आसपास एक और विचारधारा चलने लगी जिसका नाम था कोलोनाइजेशन। ये कोलोनाइजेशन की विचारधारा क्या बोलती है? ये कोलोनाइजेशन की विचारधारा भी ये बोलती है कि एक देश के पास जितनी ज्यादा कॉलोनीज होंगी, जितने ज्यादा उपनिवेशवाद होंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और इन्हीं दोनों विचारधाराओं के चलते ब्रिटेन ने हर जगह से बुलियन लूटना शुरू किया और हर देश को कॉलोनी मतलब उपनिवेशवाद बनाना शुरू किया, क्योंकि यह विचारधारा 14th, 15th, 16th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस में प्रवाहित हो रही थी कि जिस देश के पास द मोर यू बुलियनाइज, द मोर यू कॉलोनाइज, द मोर पावरफुल यू बिकेम। यह विचारधारा चल रही थी। अब होता क्या है कि इन विचारधारा के चलते 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां के क्वीन के द्वारा एक रॉयल चार्टर प्रोवाइड किया जाता है और यह रॉयल चार्टर बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अनुमति दी जाती है कि वो इंडिया से जाके ट्रेड कर सकती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली दी गई कि एकाधिकार दिया गया कि आप भारत जाओ और ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नमेंट को, क्राउन को, वहां के राजा को, ब्रिटिशर्स किंगडम को एक पे देना होता था जिसकी वजह से उनकी मोनोपोली भारत में बरकरार रहती। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए हम 1857 रिवोल्ट से आए, अगर हम डायरेक्ट शुरू कर दें तो ये कोई ऐसा रिवोल्ट तो है नहीं कि एक दिन किसी सिपाही का मन नहीं लग रहा था और वो कहता है यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज तो 1857 का रिवोल्ट करते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं। ये जो जितने भी
हिस्ट्री में जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितने भी युद्ध हुए हैं वो 1-2 साल या 5 साल के डेवलपमेंट्स की वजह से नहीं होते हैं। बहुत समय से कुछ ऐसी पॉलिसीज और बहुत समय से कुछ ऐसी चीजें अंग्रेज करते आ रहे होंगे जिनके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ही और 1857 की क्रांति के पहले लगभग 20 से 25 जगह अनेक अलग अलग जगह अनेकों आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं। तो मतलब 1857 के पहले भी आंदोलन हुए हैं। मतलब 1757 के बाद 1757 के बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद जिस तरह की पॉलिसीज अंग्रेजों के द्वारा अडॉप्ट की जा रही थी उनमें कहीं ना कहीं कमी तो थी। तो अगर हम डायरेक्ट जंप लगा देंगे 1857 रिवोल्ट पे तो उसका सेंस हम गेन नहीं कर पाएंगे। तो 1600 में रॉयल चार्टर प्रोवाइड किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पोजीशन के लिए वो अब स्ट्रगल करना शुरू करती है। 1633 में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ईस्ट में ओडिशा में उनका इंफ्लुएंस होना शुरू होता है, उनका प्रभाव होना शुरू होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हो ईस्ट में यहां पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके ईस्ट में बंगाल नाम की प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के लिए एक सोने का चिड़िया का काम करने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी अगर कोई थी इंग्लैंड की तो वो बंगाल थी। 2 प्रेसिडेंसी और कौन कौन सी थी, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो 1633 में लगभग उनका ओडिशा का इंफ्लुएंस होना शुरू होता है। 1651 में 1651-52 में उनका प्रभाव बढ़ता है और हुगली में वो एक फैक्ट्री खोल लेते हैं। 1660s के आसपास उनका प्रभाव बॉम्बे में बढ़ना शुरू होता है। 1695 में वो बंगाल में और प्रभाव बढ़ाते हैं और सुतांती, कैलिकट और गोविंदपुर के राइट्स ले लेते हैं। 1695 के बाद 1707 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब अंग्रेजों को एक अवसर मिल जाता है कि वो भारत का जो एक राजनीतिक परिदृश्य है, एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इंटरवीन, हस्तक्षेप कर सके। तो 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल का विघटन होना जब शुरू होता है एक मौका मिल जाता है अंग्रेजों को और वो इंटरवीन करना शुरू करते हैं। 1717 में क्या होता है हम पढ़ चुके हैं और आप सभी लोगों को आशा करता हूं मैं पता होगा कि 1717 में 1770 में फर्रुखशाह नामक व्यक्ति से एक बहुत बड़ी भूल होती है। यह भूल उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी भूल 1765 में की गई थी। किसके द्वारा? शाह आलम सेकंड के द्वारा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखेंगे। तो 1717 में एक बहुत बड़ी भूल होती है। किसके द्वारा? फर्रुखशाह के द्वारा। फर्रुखशाह क्या करते हैं, दस्तक पास अलॉट कर देते हैं अंग्रेजों को। अब ये दस्तक पास क्या थे? दस्तक पास की मदद से किसी भी एरिया में अगर आप दस्तक पास दिखा देते हो तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर वहां पे बहुत सारी चीजें हैं उनका एग्जेम्पशन हो जाएगा। बहुत सारे जो ड्यूटीज हैं, बहुत सारे जो टैक्सेस हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो 1717 में दस्तक पास होता है। 1757 में क्या होता है, 1750s की अगर बात करें तो 1750 के आसपास कर्नाटक के युद्ध शुरू होते हैं और फ्रांस को हटा के, अपने सबसे मुख्य कंपटीटर फ्रांस को हटा के राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की ओर ब्रिटेन बढ़ता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का नेतृत्व करते हैं उनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है। इस बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज अपनी कूटनीति और अंग्रेज अपने षड्यंत्रकारी स्वभाव की वजह से इस युद्ध को जीत जाते हैं, क्योंकि जो सिराजुद्दौला रहते हैं उनके जो सेनापति रहते हैं वो उनसे षड्यंत्र में मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और यूपीएससी में ऐसा ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आया है कि विद द एंड ऑफ विद द एंड ऑफ बैटल ऑफ प्लासी द मिडिल एजेस ऑफ इंडिया एंडेड एंड आवर मॉडर्न एज बिगेन। मतलब 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत मध्यकालीन युग से आधुनिक युग में प्रवेश लेता है। तो ये क्वेश्चन है। 1765 में क्या होता है?
1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसको आप जानते हो। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, एक तरफ ब्रिटिशर्स रहते हैं, दूसरी तरफ इंडियन यूनाइटेड किंग्स रहते हैं, 3 राजा रहते हैं, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम। तो ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। और 1765 में एक बहुत बड़ी गलती शाह आलम सेकंड से होती है कि मात्र 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, मात्र 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन के बदले ये अंग्रेजों को जो दीवानी राइट्स रहते हैं बंगाल के, वो दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दे देते हैं। हम जानते हैं किसी भी राज्य, किसी भी राजा या किसी भी देश, किसी भी कंट्री की शक्ति उसकी सेना और उसके धन में होती है। अगर आप किसी भी देश के धन पे आक्रमण कर दो तब उसकी जड़ें हिल जाती हैं। जैसे ही 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, भारतीय राजाओं को हराने के बाद, शाह आलम सेकंड मुगल राजा से अंग्रेजों को जैसे ही दीवानी राइट्स मिलना शुरू होते, 23 जून 1764 को, 23 ऑफ जून 1764 को, सॉरी 12 अगस्त 1764 को, 12 ऑफ अगस्त 1764 को, तब इंडिया का एक नया इतिहास, नया चैप्टर शुरू होगा। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1793 का चार्टर एक्ट हो, 1813 का चार्टर एक्ट हो, 1833 1833 का चार्टर एक्ट हो, 1850s में जो एक और एक्ट आया था वो हो, अनेकों अनेक एक्ट आते हैं भारत में। इनको आपको अगर लेट कट इट शॉर्ट और अगर आपको एक लाइन में समझाऊं कि अनेकों अनेक एक्ट जो आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, इन्होंने यह काम किया कि क्या हुआ था 1764 के बाद भारत में अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्राउन को यह बात हजम नहीं हो रही थी, तो क्राउन ने क्या करा, 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें केवल एक ही काम किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को कम करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा टाइट कंट्रोल में रखना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर और शक्तियों को कम से कम कर देना। तो जैसे 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 नया एक्ट आता जाता है वैसे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति कम हो जाती है। और 1600 में 1600 में जिस कंपनी को रॉयल चार्टर प्रोवाइड करके मोनोपोली ट्रेड के लिए बोला जाता है, एक अधिकार दिया जाता है, 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में उस मोनोपोली को, उस एकाधिकार को पूरी तरीके से, पूर्णतः टोटली समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। मतलब जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद जितने भी एक्ट आए उसने कंपनी की ताकत को कम से कम किया और 1858 में कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। और अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और पूरा कंट्रोल अब भारत पर डायरेक्ट कौन लेता है, ब्रिटिश क्राउन लेता है। तो ये हमने बेस बना लिया है जहां से हम टेक ऑफ कर सके। तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, 23 ऑफ जून 1757, 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जितना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह 1764 के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 12 अगस्त को जब साइन होती है, 1765 12 ऑफ अगस्त को जब साइन होती है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1600 से लेके 1757 तक द ओनली एम ऑफ कंपनी वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट कमाना।
लेकिन अब द ट्रेडर्स बिकम द रूलर्स, जो व्यापारी थे अब वो शासक बन गए थे। अगर हम एक सिनेरियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति या वर्ल्ड में जितने भी क्रांति विद्रोह रिवोल्ट या वॉर्स हुए हैं, वो 5 साल या 10 साल के इवेंट्स की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि वो तो बहुत समय से कुछ ऐसी चीजें चलती आ रही होती हैं और उस समय क्रांति को कोई ऐसा स्पार्क मिल जाता है जिसकी वजह से ज्वालामुखी फूट पड़ता है। वो स्पार्क 1857 रिवोल्ट में क्या था? चर्बी लगे कारतूस। लेकिन 1757 से लेके 1857 के बीच में जो कंपनी ने नई नई नीतियां अपनाई और 1857 से लेके 1947 तक जो नीति थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर इससे पहले का भी सिनेरियो देखें, अगर हम बात करें कि ब्रिटेन और इंडिया में ट्रेड का स्वरूप कैसा था, तो शुरुआत में इंडिया से ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स जाते थे, बदले में इंडिया के पास बुलियंस रिटर्न्स में आते थे। अगर हम शुरुआत के पीरियड की बात करें 1600 से 1770s या 1800 तक की हम बात कर सकते हैं इस पीरियड में, तो क्या हो रहा है? ब्रिटेन से इंडिया में बुलियन से जाते हैं और इंडिया से फिनिश्ड गुड्स से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी थी कि ब्रिटेन के कोई भी प्रोडक्ट की तो इंडिया में डिमांड नहीं थी। तो डिमांड नहीं है तो अगर ब्रिटेन इंडिया से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, तो बदले में इंडिया को क्या मिलते थे? बुलियंस मिलते थे। कुछ देर पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में 14th, 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में बुलियनिज्म चल रहा था, मतलब बहुमूल्य धातुवाद की विचारधारा चल रही थी, जिसका अर्थ यह था आप ज्यादा से ज्यादा बुलियंस को इकट्ठा करो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनना है। जबकि अब उल्टा हो रहा है, ब्रिटेन में विचारधारा चल रही है कि बुलियंस आए, बुलियंस का एरो इस तरफ हो, जबकि बुलियंस का एरो इस तरफ जा रहा है। तो ब्रिटेन की रानी बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो? वी आर लूजिंग वेल्थ, वी आर लूजिंग बुलियंस, कैसी भी करको आप इस एरो को इस तरफ लाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसा, ठीक है कर देते हैं ऐसा। अब 1800 से लेके 1947 तक क्या हुआ कि फिनिश्ड गुड्स इंडिया आते थे और पूरा का पूरा पैसा इंडिया से कहां जाने लगा? ब्रिटेन जाने लगा। इंडियंस को यह फोर्स किया गया, भारतीयों को यह फोर्स किया गया, इसके लिए बाध्यता दी गई कि आपको तो जबरदस्ती हमारे फिनिश गुड्स खरीदने ही होंगे। जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तब हम अलग अलग स्कॉलर्स को देखेंगे, भले ही वो एसपी चौधरी साहब हो, उन्होंने क्या कहा ये देखेंगे, कार्ल मार्क्स उनको देखेंगे, और जॉन स्टुअर्ट मिल वो क्या कहते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का पूरा हमारे पास एक अच्छा खासा सोर्स है जिसको हम पढ़ेंगे सही लेक्चर को जब डेवलप करेंगे। अभी आपको उसका रेफरेंस दे देता हूं। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं व्हाट एवर इज हैपनिंग इन इंडिया, भारत में जो भी कुछ चल रहा है वो सब अच्छा नहीं चल रहा है। वो ये बोलते हैं कि 1800 में एक देश जिसकी कॉटन की प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, एक देश जिसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की विश्व में कोई होड़ नहीं कर सकता, किसकी बात कर रहे हैं? वो इंडिया। एक ऐसा देश जिसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में बेस्ट है, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। 1860 तक आते 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 ये स्थिति हो गई थी कि पूरा का पूरा भारत जो कॉटन को पहले एक्सपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स को, अब उसको लाद दिया जाता था उन सारी चीजों से। और उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स में बताया है कि लगभग 6.5 करोड़ यार्ड मुस्लिन, कॉटन मुस्लिन, फाइन कॉटन क्लॉथ, पतला सा, तो 6.5 करोड़ मुस्लिन जो पहले केवल
10 लाख यार्ड मुस्लिन हुआ करती थी 20 सालों के अंदर। इतना एक्सपोर्ट इंडिया को किया गया। बदले में क्या जा रहे हैं इंडिया से? ब्रिटेन में बुलियन से जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई क्यों? और ये सारी चीजें चली इसी के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। एक बार पूरी स्टोरी को स्नैपशॉट में समझा देता हूं जल्दी से, फिर हम प्रस्थान करेंगे 1857 रिवोल्ट में। 1600, 14, 15, 16 सेंचुरी में बुलियनिज्म चल रहा है, कोलोनाइजेशन चल रहा है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला। 1633 में ओडिशा में प्रभाव हुआ। 1651 में हुगली पे प्रभाव हुआ। 1660 में बॉम्बे। 1695 में सुल्तानती, कैलीकट और गोविंदपुर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1717 में फर्रुखशियर। 1750s में आक्रमण हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ब्रिटेन जीतते हैं और मोनोपोलिस्टिक स्टेट पोजीशन प्राप्त करते हैं। 1757 23 जून क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, और यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। उनतीस मार्च 1857, 29 मार्च 1857 मंगल पांडे 2 अंग्रेज ऑफिसरों को गोली से मार देते हैं। बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनकी फांसी की सजा सुना दी जाती है। 29 मार्च 1857 को जब यह घटना घटती है, 10 मई तक आते 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 पूरे बैरकपुर कंटोनमेंट में ऐसा माहौल हो जाता है कि सभी सिपाही विद्रोह कर देते हैं। सभी सिपाही, जो भी दिखता है, मतलब ऐसी स्थिति थी, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक संस्थान, एवरी इंस्टीट्यूशन वॉज बर्न्ड एंड प्लंडर्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स। हर एक संगठन जिसपे अंग्रेजों की मोहर थी, उन सभी को लूट और जला दिया जाता है। लूटने और जलाने के बाद भारतीय सिपाही यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि everything and everyone associated with the white man is their target। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिक ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि व्हाइट मैन मतलब अंग्रेजों से जुड़ी सभी ऐसी चीजें और सभी ऐसी व्यक्तियों को जला दिया जाएगा और लूट लिया जाएगा। अब ये व्हाइट्समैन क्यों? व्हाइट्समैन बर्डन, ये थ्योरी क्या है? व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी ये बोलती है, बर्डन मतलब भार, व्हाइट्समैन बर्डन मतलब किसके ऊपर भार? किसका भार? व्हाइट मैन का भार, श्वेत अंग्रेज। तो व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी ये बोलती है अंग्रेज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सभ्य लोग हैं, अंग्रेज सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, और भगवान ने आशीर्वाद देके अंग्रेजों को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि विश्व के जितने भी असभ्य देश हैं उनको अंग्रेज सभ्य बनाएंगे। मतलब पूरी तरीके से विकट फेकोलॉजी। फेकोलॉजी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आज क्लास में कि अंग्रेज सबसे सभ्य लोग हैं और इनका यह कर्तव्य बनता है, इट इज देयर मोरल ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो हर देश को सभ्य बनाए। और यही रूल ऑफ पैरामाउंटेंसी भी बोलता है, वो हम देखेंगे आगे चल के क्या होता है। तो 1857 को 10 मई को वो प्रतिज्ञा लेते, एवरीथिंग एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद द व्हाइट मैन इज आवर टारगेट, एवरीथिंग विल बी बर्न्ड एंड प्लंडर्ड। हर एक चीज को जला दिया जाएगा और लूट लिया जाएगा, क्योंकि मंगल पांडे की फांसी
और उसके साथ जो 1757 से लेके 1857 के बीच में जो 100 साल का लावा था, अब वो फूटने वाला था। जो पिछले 100 सालों में अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीतियों का, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनसे जो भारतीयों के मन में डिस्कंटेंट, असंतोष पैदा हुआ था, वो फूटने वाला था। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1857 रिवोल्ट से पहले भी 20 से 25 छोटे 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 रिवोल्ट हो चुके हैं। 10 मई को वो प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्रांति, कोई भी युद्ध किसी लीडर के बिना नहीं लड़ा जा सकता। बैरकपुर कंटोनमेंट के सिपाही भी इस बात को जानते थे, इसलिए 10 मई के बाद 11 मई को वो प्रस्थान करते हैं। पूरी स्टोरी समझेंगे आज हम। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक टॉपिक के हम 2 लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए, पूरी स्टोरी क्या थी उसको समझ के आए, कैसे कैसे इवेंट्स की पूरी चेन चली उसको समझ पाए। और अगले जो लेक्चर रहेगा इसी का पार्ट 2, उसमें हम डिक्टेशन भी लेंगे और उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, मेंस और ऑप्शनल में जो रहे। तो कोई भी क्रांति किसी योग्य लीडर की वजह से हो नहीं सकती। इसलिए 11 मई को वो ये निर्णय लेते हैं कि हम बहादुर शाह जफर को दिल्ली में जाके मनाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उन्हीं को अपना लीडर घोषित करेंगे और उन्हीं की अगुवाई में अब पूरा आंदोलन, पूरी क्रांति लड़ी जाएगी। 11 मई को सिपाही मेरठ से दिल्ली का रास्ता तय करते हैं, रास्ते में जो भी मिलता है उसको लूट लेते हैं। मैं आपको यहां पे पहले यह बताना चाहूंगा कि 1857 के रिवॉल्ट को, 1857 के रिवॉल्ट को, क्रांति को, रेबेलियन को, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, अंग्रेज टेक्स्ट जो मिलते हैं, ब्रिटिश स्कॉलर्स इसको केवल एक सिपाही म्यूटिनी का नाम देते हैं, केवल एक सैन्य विद्रोह का नाम देते हैं। तो दरअसल क्या सही है सर? इसको सिपाही म्यूटिनी बोला जाए, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला जाए, इसको 1857 का रिबेलियन बोला जाए, क्या ये केवल सिपाहीज का ही मैटर था या और भी जनता इसमें आके इंक्लूड हुई थी? इन सारी चीजों का आंसर क्या है? तो पहली बात तो इसको सिपाही म्यूटिनी बोलना सरासर गलत है, क्योंकि जब हम सिपाहीज के साथ म्यूटिनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब हम अंग्रेजों को लेजिटिमाइज कर देते हैं और नेगेटिव कर देते हैं सिपाहीज को। तो अंग्रेज तो कहीं से कहीं तक वैधानिक नहीं थे। और दूसरी बात, अगर हम इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, सैन्य विद्रोह बोलते हैं, तो केवल ये सेना तक ही लिमिटेड होकर रह जाता है, जबकि अनेकों पीजेंट्स, अनेकों किसान, अलग अलग वर्ग, राजा, अलग अलग क्षेत्र, तालुकदार, सभी इसमें जुड़े थे। कुछ अंग्रेज के साथ भी थे, लेकिन कुछ जनता यहां भी थी। तो मतलब ये केवल सिपाही म्यूटिनी नहीं है। और अवध की कंडीशन तो ये थी, आने के आगे जब हम बढ़ेंगे तो पूरा अवध का सिनेरियो और वाजिद अली शाह का सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे। अवध की सिचुएशन तो ऐसी थी कि 3/4 अवध की पॉपुलेशन, 3/4 ऑफ अवध पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन थी, वो म्यूटिनी में लड़ रही थी। मतलब 75% जो आदमी, जो पुरुष संख्या अवध की थी, वो म्यूटिनी में लड़ रही थी, वो रिवोल्ट में लड़ रही थी, रिबेलियन में लड़ रही थी। तो इसको किसी भी हद तक सिपाही म्यूटिनी बोलना गलत होगा। हालांकि ये शुरुआत में सिपाही म्यूटिनी थी, लेकिन बाद में जाके इसने एक बड़ा कैरेक्टर अपना लिया था। पॉलिटिकल कैरेक्टर तो इसमें तभी आ गया था जब लीडरशिप अपना ली थी किसने? बहादुर शाह जफर ने। फिर आगे 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 चलते करके ये सिपाही म्यूटिनी तक लिमिटेड नहीं रही। इट डिडंट रिमेन कन्फाइंड टू द सिपाही म्यूटिनी ओनली। तो 10 मई को बैरकपुर से होके 11 मई को बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। रमजान के महीना तब चल रहा होता है और जल्दी सुबह बहादुर शाह जफर अपना
फास्ट पूरा करते हैं और तभी ये लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा नेता बन जाओ सर। आपका तो वो वैसे भी नाम हटा चुके हैं कायमे से, सिक्कों में से, और आपको तो वो दिल्ली के कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बहादुर शाह जफर थे उनका नाम अंग्रेजों ने आप सिक्के से हटाना शुरू कर दिया था और अंग्रेजों ने यह घोषित कर दिया था कि बहादुर शाह जफर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजों ने यह घोषित कर दिया था कि बहादुर शाह जफर भारत में मुगलों के अंतिम राजा कहलाएंगे। इनके बाद जो भी इनका उत्तराधिकारी होगा उसको केवल और केवल प्रिंस बोला जाएगा, राजा नहीं। तो पहुंचते हैं सिपाही कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते और प्लीज आप अपना लीडर बनिए। बहादुर शाह जफर काफी मना करने के बाद कोई चारा नहीं दिखता, इसलिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बहादुर शाह जफर अपनी लीडरशिप को इस रिवोल्ट में लाते हैं, तभी यह रिवोल्ट एक पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लेता है, राजनीतिक कैरेक्टर ले लेता है। और अब वो सही समय था सिपोइस के अनुसार, भारतीय लोगों के अनुसार, कि हम रेसिप्रोकेट कर सकें व्हाइट मैन बर्डन को और 100 साल की जिस तरीके से भारत में इन्होंने पॉलिसीज अपनाई है उनको। थोड़ा सा समय लेके उन सभी पॉलिसीज को समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमिक परिदृश्य कैसा था, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा था, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, सैन्य सिनेरियो कैसा था, जो सोल्जर्स सिनेरियो था वो कैसा था, मिलिट्री सिनेरियो कैसा था। इन सभी चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। और यही सारी चीजें क्रांति के कारण भी रही, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, देखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को पढ़ा है कि 1757 के बाद भारत में हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, भारत में इंपॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्स होना शुरू हुआ, भारत में टैक्स रेट बढ़ना शुरू हुआ, भारत की जितने भी लोकल गुड्स थे उनकी मांग कम हुई और किसानों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बर्डन डालना शुरू किया अंग्रेजों ने। बहुत सारे फेमिन्स भी आए। बाय द वे, इंडिया की फेमिन्स के ऊपर पूरी एक अनएंडिंग स्टोरी है, 1 मिनट का समय लेके इसको देख भी लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एन अनएंडिंग स्टोरी ऑफ फेमिन्स इन इंडिया। 1769 से 70 के बीच में बिहार और बंगाल में ग्रेट फेमिन आता है और इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है, 10 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। 1783 से 84 11 मिलियन, मतलब 1.1 करोड़। 91 से 92 1.1 करोड़। 87 से 38 80 लाख। 1860 से 61 20 लाख। 1865 से 67 10 लाख। 1868 से 70 1.5 मिलियन। और 1943 1943 में 30 से 40 लोग बंगाल में फेमिन के कारण मरे थे। अब क्या भारत में फेमिन्स का आना, मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि कोई भी क्रांति एक कारण की वजह से नहीं होती या 1-2 साल के जो चीजें चलती आ रही उसकी वजह से नहीं होती। वो तो अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज को अपनाया था। अभी हम जब कार्ल मार्क्स के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे तब उसमें और डेप्थ में देखेंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने लिंक शेयर करी हुई है, उन लिंक्स को आप रेफरेंस में ले सकते हो इसको पढ़ने के लिए। तो एन अनएंडिंग स्टोरी ऑफ फेमिन्स इन इंडिया।
अब भारत में ये जो अकाल आता था सर, क्या वो फूड शॉर्टेज की वजह से आता था क्या? तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन ने भारत में कृषि का व्यवसायीकरण करना शुरू किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना शुरू किया। 1750s में जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है, उस समय इंडस्ट्रीज में अगर हमको प्रोडक्शन करना है ब्रिटेन को, तो सर हमको किस चीज की जरूरत है? रॉ मटेरियल। और बताओ कुछ चीज की जरूरत है क्या? तो एक अंग्रेज बोलता है सर हमको कॉटन की भी जरूरत है। और भी बता दो कुछ चीज की जरूरत है क्या? सर जरूरत पड़ने पे बोल देंगे अभी आप हमारी इतनी सी व्यवस्था करा दो, बस चलो भारत। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। भारतीय लोगों से बोला गया कि अब आप खाद्य फसल ना बना के, फूड क्रॉप्स ना बना के, कैश क्रॉप्स बनाएंगे, नकदी फसलें उगाएंगे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण, जिससे हम क्या करेंगे? कॉटन और इंडिगो की मदद से ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं, कच्चे माल से हम उन इंडस्ट्रीज से प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन के बाद हम आपको ही आके बेच देंगे और बदले में आपसे बुलियन ले लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो ब्रिटेन ने इंडिया में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम शुरू कर दी। और मैं इसको प्रॉब्लम का नाम क्यों दे रहा हूं? देखिए, एक फैक्ट, एक फिगर यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। अर्बन हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, शहरी हस्तशिल्प इंडस्ट्रीज का जब पतन होना शुरू हुआ, तो लोग बाग बेचारे जो गरीब किसान थे, उनको जबरदस्ती कहां पलायन करना पड़ा? गांव की ओर। और 1881 से 1921 की स्थिति अगर देखें, तो अर्बन पॉपुलेशन 9% से केवल 10.1% बढ़ती है। मतलब 1881 में केवल इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 9% थी और 40 सालों में वो केवल 1% ही बढ़ी, जबकि पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ रही है। इसका कारण क्या रहा? लोग बाग शहरों में पलायन करना चाहते थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो चुकी थी। अब ब्रिटेन की वजह से यहां पे उनके गुड्स की इतनी मांग नहीं थी, इस कारण ये सारी चीजें हुई। और आज अगर देखें तो हम पूरा का पूरा उल्टा सिनेरियो है। पहले डी अर्बनाइजेशन हुआ और अब अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको 2 मिनट का समय लेके बताना चाहता हूं। अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, भारत के सापेक्ष अगर शहरीकरण की बात करें, तो इंडिया की टोटल अभी की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 130 करोड़, 130 करोड़। थोड़ा आप कंसंट्रेशन से बैठ के इस फैक्ट और फिगर को अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आगे जाके आपके काम आएंगे, और ध्यान रखने की कोशिश भी कीजिएगा। अभी की इंडिया की करंट पॉपुलेशन, द सिचुएशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, शहरीकरण हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की पॉपुलेशन भारत की लगभग 130 करोड़। 130 करोड़ में से लगभग 62% रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण, और 38% कौन सी पॉपुलेशन है? अर्बन पॉपुलेशन है। अगर हम रफली देखेंगे तो, रफली अगर देखते हैं तो लगभग 85 करोड़ पॉपुलेशन गांव में है और लगभग 45 करोड़ पॉपुलेशन शहरों में है। यह आज का सिनेरियो है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़, जिसमें से 62% रूरल पॉपुलेशन है, मतलब 85 करोड़ गांव में रहते हैं, और शहरों में निवास करने वाले अर्बन पॉपुलेशन लगभग 45 करोड़ है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 38% है, 38% है। आप सभी जानते हो कि जैसे 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 कोई भी देश विकासशील से विकसित देश होने की तरफ प्रस्थान करता है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन होने की तरफ प्रस्थान करता है, वैसे ही वो अर्बनाइजेशन की तरफ भी प्रस्थान करता है। लोग बाग गांव से शहरों की तरफ जाना शुरू करते हैं, शहरीकरण होता है। 2050s में
ये सभी आंकड़े जो मैं आपसे बोल रहा हूं बहुत रिलायबल सोर्स है, बहुत रिलायबल डाटा है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 170 करोड़ होगी, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उस समय अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% का होगा। तो अगर 170 करोड़ का 50% निकाले तो 85 करोड़ शहर में और 85 करोड़ गांव में। तो सर अगर आज की स्थिति देखें तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 85 करोड़। तब कितनी होगी? 85 करोड़। अभी शहरों की पॉपुलेशन कितनी है? 45 करोड़। तब कितनी होगी? 40 करोड़। मतलब सर ग्रामीण पॉपुलेशन में तो मुझे ज्यादा बढ़ता कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन शहरों की तरफ पलायन इतना बढ़ रहा है कि 40 करोड़ नए लोग बाग आने वाले, काय में आने वाले हैं? शहरों, गांव से शहरों की तरफ पलायन। 40 करोड़ लोग, इतनी तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन नहीं है। तो 40 करोड़ नए लोग, इसलिए 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है और पूछने लायक है, और आपको समझना होगा, क्या हम स्मार्ट विलेज बिना बनाए स्मार्ट सिटी बना के इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इतनी खराब स्थिति थी अंग्रेजों के समय कि अर्बन पॉपुलेशन की इतनी कम ग्रोथ रही, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपॉवरिशमेंट ऑफ पॉवर्टी, टैक्स रेट बहुत हाई थी। ये सारी इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की रही। और किसी भी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी में होती है, और उसका कैसा क्षीण हो रहा है, कैसे कैसे वो इंपॉवरिशमेंट, दरिद्रता की तरफ अंग्रेजों के समय में पहुंच रही है, उसको भी हमने देखा। और पूरे फेमिन्स की क्या स्थिति थी उसको हमने देखा। तो हम ये देख चुके हैं कि फेमिन्स भी लगभग लगातार आते रहे। 1765 से लेके 1855 के बीच में भारत में कुल मिला के 12 से 14 बार फेमिन्स आए, और ये स्थिति रही। लोग बाग भूखमरी के कारण बढ़ रहे थे, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से भारत में कैश क्रॉप्स को उगाने को कहा गया, फूड क्रॉप्स पे प्रतिबंधिता लगाई गई, और इस कारण ये सारी चीजें हुई। तो फेमिन की भारत के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में एक अनएंडिंग स्टोरी है, कभी ना खत्म होने वाली एक स्टोरी। तो whatever was happening in India was quite drastic। जो भी भारत में चल रहा था वो बहुत ज्यादा संवेदनशील था। बिकॉज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, क्यों? बिकॉज सिपाहीज एंड द इंडियन पीपल डिडंट रिवोल्ट और डिडंट रिबेल व्हेन अकबर केम टू थ्रोन। People of India didn't revolt when Aurangzeb came to throne, and they don't even revolt when ऐबक came to throne। भारत के लोगों ने तब विद्रोह नहीं किया जब अकबर आए, औरंगजेब आए और ऐबक आए। अंग्रेजों के समय यह विद्रोह किया हुआ, और 100 साल में उन्होंने किन नीतियों को अपनाया था जिनके कारण इतना ज्यादा लोग, तो ये नीतियां थी। ये राइट समय है। कार्ल मार्क्स भारत के बारे में क्या कहते हैं और कैसे उन्होंने भाप लिया था कि अब कोई क्रांति दूर नहीं है। 1853 में उन्होंने लिखा क्या था, 1853 में वो लिखा क्या था, उसको देखने का अब सही समय आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में इनरोल कर रखा है, आपके पास ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो आप अब लेके बैठ सकते हो, और जो लोग इसको ऑनलाइन दे रखे हैं, देख रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। पढ़ना शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स भारत के बारे में क्या कहते हैं। हिंदुस्तान इज द इटली ऑफ एशियाटिक डायमेंशन, द हिमालयास फॉर द अलाप्स, द प्लेन्स ऑफ बंगाल फॉर द प्लेन्स ऑफ लंबार्डी। हिंदुस्तान इज द इटली ऑफ एशियाटिक डायमेंशन। हिंदुस्तान इटली के समान है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस यूरोपियंस है। वो यूरोपियंस को अच्छे से समझाने के लिए कोई भी देश
अगर किसी आसपास के देश का रेफरेंस लेके एग्जांपल लेके अपने किसी देशवासी को बताएगा तो उसको ज्यादा समय आएगा, इसलिए इटली का रेफरेंस लेके वो भारत को समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आई शेयर नॉट द ओपिनियन ऑफ दोज हु बिलीव इन ए गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया रहा था, मैं इस बात को नहीं मानता। अभी पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1750s के आसपास 27% कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडिया का था। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें से 27% कंट्रीब्यूशन किसका था? भारत का। 1800 में लगभग कम होके 24% पे आ गया और 1900 में आते 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 ये केवल 3% रह गया था। तो ये इन्हीं सारी नीतियों की वजह से हुआ था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हमने फेमिन सकाल के बारे में डिस्कस किया था। 19th सेंचुरी के अंत होती 20th सेंचुरी के प्रारंभ में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा मात्र 19.1 ईयर थी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा होता है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो कितने साल जिएगा? समझ रहे हो आप? तो अभी जैसे भारत की 65-67 प्लस कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तब केवल 19.1 ईयर्स थी क्योंकि वॉर्स चल रहे थे और फेमिन्स इतने थे, इतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कोई व्यक्ति अगर भारत में पैदा होता है तो वो मात्र 19 साल जिएगा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं आई शेयर नॉट द ओपिनियन ऑफ दोज हु बिलीव इन ए गोल्डन एज ऑफ हिंदुस्तान, हाउएवर there cannot remain any doubt but that the misery inflicted by the British on Hindustan is of an essentially different and infinitely more intensive kind than all Hindustan had to suffer before. कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मैं उस आइडिया में तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे इस बात का पक्का पता है कि जिस पूरे तरह की नीतियों का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान में किया जा रहा है, हिंदुस्तान के साथ पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। आई डू नॉट अल्यूड टू यूरोपियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आने वाला है, यूपीएससी से जुड़े इसमें क्वेश्चन भी आए हैं, पूरी बातें समझाऊंगा आपको, पहले इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं। आई डू नॉट अल्यूड टू यूरोपियन डेस्पोटिज्म प्लांटेड अपॉन एशियाटिक डेस्पोटिज्म। अब ये क्या है? आई डू नॉट अल्यूड टू यूरोपियन डेस्पोटिज्म प्लांटेड अपॉन एशियाटिक डेस्पोटिज्म। मतलब ये बोलते हैं कि यूरोपीय तानाशाही, जो कि वो ये कहते हैं कि भारत में जो तानाशाही है उसकी वजह से हमारे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अभी हमने थोड़ी देर पहले व्हाइट्समैन बर्डन डिस्कस किया था। व्हाइट्समैन बर्डन कि अंग्रेजों को भगवान ने भेजा है, कोई दिव्य शक्ति देके, ऐसा कुछ था नहीं। तो व्हाइट्समैन बर्डन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अंग्रेज ये बोलते थे, देखिए किसी भी कंट्री में अगर करते हो, अगर वहां की पॉपुलेशन थोड़ी समझदार होना शुरू होती है तो फिर वो जस्टिफिकेशन मांगती है कि आपका रूल वैधानिक कैसे है। आप तो इंग्लैंड से आए हो, हम यहां पे इतने सालों से रह रहे हैं, मुगल्स यहां पे इतने सालों से हैं, हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम मुगल्स को टैक्स दें। आप बाहर से आए हो तो आपको हम क्यों टैक्स दें? अमेरिका में ऐसा नारा भी बोला गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। जब तक आप हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे आपको हम टैक्स कैसे दें? आज हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते ना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है, चाइनीज गवर्नमेंट को तो नहीं देते ना। तो अंग्रेज ये बोलते हैं, ब्रिटिशर से बोलते हैं कि इंडिया में डेस्पोटिज्म है, तानाशाही है, यहां के जितने भी राजा हैं वो तानाशाह हैं,
मतलब ये जस्टिफिकेशन ऑफ रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स अपना। यहां के जितने भी राजा हैं वो तानाशाह हैं। हम यहां पे इसलिए आए हैं ताकि हम आपके देश में रूल ऑफ लॉ ला पाए, कानून का शासन ला पाए, हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर पाए। ये जस्टिफिकेशन कौन देता है कि इंडिया तो एक डेस्पोटिक नेशन है। और जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी ये बुक्स में लिखते भी हैं कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आते हैं उससे पहले तो इंडिया एक डेस्पोटिक नेशन था, जो कि हिंदू और मुस्लिम जो डेस्पोटिक रूलर्स थे, जो तानाशाही राजा थे हिंदू और मुसलमान के, उनकी तानाशाही पर ही निर्भर रहता था। तो कार्ल मार्क्स इस चीज का खंडन करते हुए बोलते हैं, यही बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स, I do not allow it to European despotism planted upon Asiatic despotism by the British East India Company, forming a more monstrous combination than any of the divine monsters startling us in the temple of sunset. अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, all the civil wars, invasions, revolutions, conquest, famines, strategy complex, rapid and destructive as the successes action in Hindustan may appear, did not go deeper than its surface. सिविल वॉर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेजन्स, रिवोल्यूशंस, कॉन्क्वेस्ट, फेमिन्स, पूरी एक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम फेमिन्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड हैज ब्रोकन डाउन द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी विदाउट एनी सिम्टम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन येट अपीयरिंग। मतलब ये बोलते हैं कि पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, अंग्रेजों ने वो 150-200 सालों में पूरा चेंज कर दिया है। आगे जब हम और पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा मान सकते हैं हम कि भारत में अनेक पॉलिटिकल चेंजेस आए, अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत का जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़ा किसी ने परिवर्तन किया हो। अनंत समय से जब से भारत देश है, अनंत समय में जब से भारत एग्जिस्ट करता है, तब से भारत के सोशल स्ट्रक्चर में से किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता रहा, लेकिन अनंत समय से भारत के सोशल स्ट्रक्चर में किसी ने भी चेंज नहीं किया पिछले 4000 सालों में। और अंग्रेजों ने मात्र 150 सालों में भारत के सोशल स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। इसलिए भारत में जल्दी एक सोशल रिवॉल्यूशन आने वाला है। ये कार्ल मार्क्स पहले ही देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन इन एशिया generally from immemorial times 3 departments of government: finance, war and public works। बोलते हैं कि 3 डिपार्टमेंट्स किसी भी गवर्नमेंट के होते थे इंडिया में, फाइनेंस, वॉर और पब्लिक वर्क। अगले पैराग्राफ में ये बोलते हैं, नाउ द ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया एक्सेप्टेड फ्रॉम देयर प्रीसीडर्स द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑफ वॉर, बट दे हैव नेग्लेक्टेड एंटायरली दैट ऑफ पब्लिक वर्क्स। मतलब वो ये बोलते हैं कि भारत में जितने भी पब्लिक वर्क होने हैं वो सारे इंग्लैंड नेग्लेक्ट करता जा रहा है, और जो उसके हित में है वो सारे वो डिप्लॉय करता जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। However, changing the political aspect of India's past might appear, its social condition has remained unaltered since its remotest antiquity until the first decade of the 19th century। ये वही लाइनें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोशल स्ट्रक्चर से किसी ने हस्तक्षेप करा हो, सोशल ऑर्डर, सामाजिक ढांचे से किसी ने हस्तक्षेप करा हो। हालांकि पॉलिटिकल चेंजेस होते रहे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। England began with the driving the Indian cottons from the European market. It then introduced twist into Hindustan and in the end induced
inundated the mother country of cottons with cottons. From 1818 to 1836, the export of fish from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 50 to 100. इसका मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1800 एडी के आसपास वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर था, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अब ऐसी दशा आ चुकी है कि यूरोप में और इंडिया में, मतलब ब्रिटेन में और इंडिया में एक्सपोर्ट का रेशियो इतना है। मतलब समझने की कोशिश करो, अगर भारत से इंग्लैंड में कुछ एक चीज जा रही है, एक कपड़ा जा रहा है, तो इंग्लैंड से भारत में कितनी वस्तु आ रही है उसी समय? 5200। ये रेशियो इतना खतरनाक था। तो समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप? कार्ल मार्क्स ने यही कहा, बहुत कम सोर्सेस मिलते हैं हमको किसी थर्ड पार्टी के, कि थर्ड पार्टी का उसके बारे में क्या कहना था। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों के द्वारा इस एंगल से लिखी गई थी कि ब्रिटिश का रोल भारत में जस्टिफाई किया जा सके। जैसे कि आप ये देख सकते हो इंडियन डेस्पोटिज्म, तो पूरी की पूरी द एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया वाज रिटन इन सच ए वे दैट ब्रिटिशर्स कुड सर्व देयर मीन्स एंड इट कुड बी कंड्यूसिव फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया टू फ्लरिश देयर ट्रेड, टू फ्लरिश देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो पूरा भारत में इस तरीके से इतिहास को लिखा गया कि ब्रिटिशर्स के मेन हित सर्व हो पाए और वो भारत में अपने राज्य को कुशासन को चला पाए। तो कार्ल मार्क्स इन्हीं सभी बातों का खंडन करते हैं और कार्ल मार्क्स 1853 में ये सारी चीजें लिखते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। तो क्या क्या पढ़ा हमने कार्ल मार्क्स के रिस्पेक्ट में, एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि वॉट एवर इज गोइंग इन इंडिया इज समथिंग रियली वेरी ड्रास्टिक। बहुत कुछ इंडिया में चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रेशियो अब इतना हो चुका है, लेकिन इंडिया तो इतनी बड़ी एक कंट्री हुआ करती थी जिसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये बहुत बड़ी एक भूल करी है जो सोशल स्ट्रक्चर से हस्तक्षेप करा है उन्होंने, और इंडिया को प्लंडर और लूट किया है, हमने ये भी देखा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक और स्कॉलर थे जिनका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था, जिनकी फिलोसॉफी यूटिलिटेरियनिज्म की थी, यूटिलिटेरियन थ्योरी। अब ये यूटिलिटेरियन थ्योरी, उपयोगितावाद की थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी क्या बोलती है और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं? देखो, इससे जुड़े यूपीएससी में बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आए, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी बोलती कुछ और है और भारत के संदर्भ में उसका पूरा मतलब कुछ और होता है। यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी ये बोलती है ऐसा कुछ काम करो दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा जेएस मिल ने नहीं लिखा था, उसके भाव यही थे कि दोस्तों ऐसा कुछ काम करो कि विश्व की सभी जनता खुश रहे, कहीं शोषण ना हो, ऐसा कुछ काम करो। ये कौन बोलता है? जॉन स्टुअर्ट मिल की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी। और जॉन स्टुअर्ट मिल है वो लिबर्टी के थिंकर है। मतलब समझ रहे हो ना, ही इज ट्राइंग और हिज फिगर इज लाइक ए फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सबके बारे में अच्छा सोचता है। ग्रेट लीडर ऑफ लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। लेकिन भारत के रेफरेंस में वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं जो यूपीएससी में इसके संदर्भ में पूछा गया है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए पूरी चीजों का। तो वो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो। द इंग्लिश यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया रिजेक्टेड इट्स ह्यूमन वर्थ बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड। मतलब भारत में जो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी थी जॉन स्टुअर्ट मिल की, उसका यूरोप में तो कुछ और मतलब होता था और भारत में कुछ और मतलब होता था। जॉन स्टुअर्ट मिल ये बोलते हैं कि किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए
और उसी समय वो ये कहते हैं कि भारत के तो सभी लोग हैं वो शोषणकारी हैं और सभी जो राजा हैं वो शोषणकारी हैं, इसलिए व्हाइट्समैन बर्डन है, इसलिए अंग्रेजों का कर्तव्य होता है कि वो भारत में जाए, जबकि वो लिबर्टी के थिंकर है। लेकिन वो भी किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया को, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय मुस्लिम एंड हिंदू डेस्पोटिक रूलर्स, तानाशाह के द्वारा रूल हो रहा है और अंग्रेजों को यह कर्तव्य बनता है कि वो उनको। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि एक लिबर्टी थिंकर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि खुद के बेटे के राय लिए राय कुछ और दूसरे के बेटे के लिए राय कुछ और। समझ रहे हो आप? ऐसा होता होगा ना अक्सर कि आपके माता पिता की कुछ और राय रहती हो और दूसरों के लिए अलग राय रहती हो। तो ये तो वही बात हो गई, एक तरफ आप बोल रहे हो कि लिबर्टी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैनकाइंड, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें चल रही हैं और आप जस्टिफाई कर रहे हो इन चीजों को। समझ रहे ना आप? तो ये चीज है वो। जॉन स्टुअर्ट मिल ये बोल रहे हैं कि जो मेरा आइडिया ऑफ लिबर्टी है, जिस डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूं, जिस लोकतंत्र की मैं बात करता हूं, वो तो इंडिया जैसे सब्जुगेटेड देशों के लिए है ही नहीं। तो ये वो कॉन्ट्रडिक्ट थ्योरी और कॉन्ट्रडिक्ट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना होगा। इन डेप्थ में इसको हम और कभी पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का पूरा हमने आइडिया लिया। तो ये जो इवेंट्स है छोटे छोटे होके 1857 के रिवोल्ट में होने वाले, हमने पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो देखने की कोशिश की। हमको इमीडिएट कॉज तो याद है, और जैसा कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं थोड़ी देर पहले कि 10 मई और 11 मई को क्या घटना घटती है। लेकिन क्रांति की तरफ बढ़ने से पहले हम भारत का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी देखने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक परिदृश्य भी देखने की कोशिश करते हैं कि परिदृश्य चल कैसा रहा था। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं अवध। अवध को देखने से पहले हम सब्सिडरी अलायंस को पढ़ने की पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और रूल ऑफ पैरामाउंटेंसी। ये तीनों चीजें क्या हैं और ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सब्सिडरी अलायंस की थ्योरी ये बोलती है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 1798 बाय लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ये 1798 में लागू की जाती है, 1798 में ये लागू की जाती है। तो सब्सिडरी अलायंस की थ्योरी ये बोलती है कि इंडियन राजा से सब यूरोपियंस बोलते हैं, यूरोपियंस ब्रिटिशर्स बोलते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स पे रूल करो, आप अपनी जनता पे शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो। पास में आपके कोई छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, वो विद्रोह भी कर सकते हैं। इंडियन किंग सही बोल रहे हो? तो ऐसा करो, हम आपको एक मिलिट्री हेल्प देते हैं, इंडियन राजा। तो उससे क्या होगा? अरे जब आपके ऊपर आस पड़ोस के जो राज्य वो आक्रमण करेंगे तो हम आपको मिलिट्री हेल्प दे देंगे, सैन्य सहायता दे देंगे। अच्छा, बदले में आप क्या लोगे सर? थोड़ा बहुत पैसा दे देना हमें। ठीक है सर, डील डन करते हैं। हां, हम ऐसा करेंगे कि मान लो आपको कभी मिलिट्री सहायता की जरूरत पड़ गई और आप हम तक खबर पहुंचा नहीं पाओ, तो ऐसा करते हैं, आपके राज्य में एक रेसिडेंट रख देते हैं, इंडियन किंग। वो रेसिडेंट क्या करेगा सर? वो रेसिडेंट हम तक खबर पहुंचाएगा। कुल मिलाके सब्सिडरी अलायंस में मिलिट्री सेना देने के बहाने अंग्रेजों ने भारतीय राज्य और राजाओं के आंतरिक मामले, इंटरनल मैटर्स पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। एक रेसिडेंट वहां पे डिप्लॉय कर दिया, पूरी की पूरी मिलिट्री अंग्रेजों की वहां पे होती थी। तो मतलब पूरा का पूरा जो वो देश था
पूरा का पूरा जो राज्य था वो ब्रिटेन का एक सूजरेन हो गया, अधिशासित देश हो गया। समझ रहे हो आप? तो सब्सिडरी अलायंस में ये हुआ, मतलब डिप्लोमेटिक मूव्स खेल रहे हैं। अब वो डिप्लोमेटिक मूव्स कैसे खेल रहे हैं? अपनी आर्मी और रेसिडेंट प्लेस कर दिया, और अब सब्सिडरी अलायंस में मिलिट्री अगर अंग्रेजों की वो है तो कभी भी वो हड़प सकते हैं इस देश को। अवध पे ये सब्सिडरी अलायंस 1802 में लगी थी। 1850 में आके अवध का उनका लारा चौड़ बढ़ गया था, क्योंकि उनको पता था इंडिगो उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए अवध के जो बाग है और जो जमीन है वो फर्टाइल है। और 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था सब्सिडी अलायंस खत्म करके। पूरी चीजें कल मैं आपको लिखवाऊंगा भी, सही अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो 1802 में सब्सिडी अलायंस अवध और ब्रिटेन के बीच में साइन हुई। 1850 में लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं, अवध इज सच ए टाइप ऑफ चेरी दैट विल सून फॉल इनटू आवर माउथ। एक ऐसा ये फल है जो कि जल्दी से हमारे पास आने ही वाला है। तो 1856 में उसको वो अनेक्स भी कर लेते हैं। सब्सिडी अलायंस क्लियर हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इससे कई सारे राज्य सब्सिडी अलायंस का इस्तेमाल करके कई सारे राज्य को वो अपने नियंत्रण कंट्रोल में करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलती है, व्यापगत का सिद्धांत ये बोलता है, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब उनकी मानसिकता ये कि भारत पर पूरा हम कंट्रोल कर ले, भारत को पूरा अपने कब्जे में ले लें और एक एक देश को एनेक्स कर लें। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलती है कि जितने भी ऐसे राज्य जिनका कोई भी बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, उन सभी राज्यों को अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जैसे कि झांसी की रानी थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन ऐसा बहुत समय से भारत में चलता आ रहा था कि भारतीय समाज में अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जनता, प्रजा या किसी भी व्यक्ति को भी वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था, और वो जो उत्तराधिकारी राजा या रानी घोषित करती थी वही अगला राजा होगा। अंग्रेजों ने कहा इस गोद लेने की प्रथा को समाप्त करो। अब ऐसे गोद लिए हुए बच्चे कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए जाएंगे। रानी झांसी का दिमाग खराब हो गया और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ दी। रूल ऑफ पैरामाउंटेंसी क्या है? रूल ऑफ पैरामाउंटेंसी ये बोलता है, वी आर द पैरामाउंट पावर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें ये वाइट्समैन बर्डन है कि हम आपको रूल करें। अवध की स्टोरी पे आते हैं। अवध की बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कैसे सिपोइस के अलावा आप देख रहे हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से राजा भी रिवोल्ट में शामिल हो गए, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, अलग अलग वर्ग हैं, वो कैसे विद्रोह में शामिल हुए उसको देखते हैं। तो क्या होता है 1856 में अवध पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं वाजिद अली शाह की ख्याति को। मैंने आपको बताया था 3/4 मेल पॉपुलेशन ऑफ अवध वाज फाइटिंग इन द रिवोल्ट। 75% मेल पॉपुलेशन ऑफ अवध। होता क्या है, 1856 में अवध से बोल देते हैं कि आपका काम खत्म वाजिद अली शाह जी, आप अभी तक हमसे सब्सिडी अलायंस साइन किए हुए थे,
अब सब्सिडी अलायंस हमने कैंसिल कर दी, ये पूरा राज्य हमारा हो गया। आप चुपचाप कलकत्ता में चले जाओ, वहां पे आपको जो भी करना है करो। साहब मैंने क्या किया, क्या कारण से आप मुझे हटा रहे हो? अरे आप शासन वाचन अच्छे से नहीं चलाते, कुशासन कर रहे हो आप, इसलिए आपको ट्रांसफर किया जाता है कलकत्ता में। अब इन पे कुशासन का आरोप लगाया जाता है। यह कुशासन का आरोप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और डिफरेंट लोग इसमें कैसे आएंगे, आपको अवध की स्टोरी से ही समझ में आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा सिनेरियो है ये। तो अवध के राजा और अवध के पहले के जो राजा और किंग्स होते थे ना, दे वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग एक्सेट्रा। अवध का जो पूरा कोर्ट था, अवध के किंगडम का जो पूरा साम्राज्य का जो पूरा कोर्ट था, उसमें कई समय से आर्ट कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला बड़ी प्रचलित थी। और वाजिद अली शाह खुद भी एक बहुत बड़े पोएट थे। अलग अलग भाषाओं में वो परफेक्टली और फ्लुएंटली पोएट्री करते थे। अब ब्रिटेन में तो ऐसा होता नहीं था। ब्रिटेन में राजा राजा होता था और पोएट पोएट होता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई पोएट राजा हो या राजा पोएट हो। मतलब राजा अलग है, पोएट अलग है। और भारत में आके देख रहे हैं तो पोएट्री कर रहा है राजा, तो ऐसा कैसे हो रहा है? इंग्लैंड को ये बात समझ में नहीं आई। पूरी स्टोरी आप समझने की कोशिश करो। रेसिडेंट जो प्लेस किया गया था 1802 में, मैं आपको बता चुका हूं अवध से रेसिडेंट, अभी अवध से सब्सिडी अलायंस कब सेट हो गई थी? 1802 में। तो 1802 में जो रेसिडेंट प्लेस किया गया था, हाँ पी लीजिए, 1802 में जो रेसिडेंट प्लेस किया गया था अवध में, वो अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपने सीनियर्स को ये लिखता है कि साहब यहां तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इंग्लैंड गवर्नमेंट पूछती है क्यों? रेसिडेंट लिखता है कि साहब ये आदमी सुबह 10 बजे उठता है, उसके बाद नाश्ता करता है, उसके बाद पोएट्री करता है, उसके बाद खाना खाता है, उसके बाद पतंग उड़ाता है और उसके बाद वाइन लेता है, उसके बाद सो जाता है। ये कैसी दिनचर्या है? वो गवर्नमेंट बोलता है रेसिडेंट से, रेसिडेंट बोलता है साहब मैं भी बड़ा भोचक्का हूं, ये कैसी दिनचर्या है? जबकि था ऐसा कि भारतीय राजा, देखो इस चीज को बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी बुक्स हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें इसका जिस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो नकारात्मक भाव से लोग बाग उसको समझते हैं। इंडिया के जितने भी किंग्स थे ना, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपने स्पीयर्स ऑफ लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। अच्छे से समझना, इंडिया के जितने भी किंग्स थे उन्होंने अलग अलग, उनको पता था कि अलग अलग जीवन के स्पीयर्स होते हैं। कभी ऐसा होता है हमको पब्लिक वर्क करना पड़ते हैं, मतलब जनमानस की जो आम समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा भी होता है आर्ट और आर्किटेक्चर करना पड़ता है, और ऐसा भी होता है हमें वॉर भी लड़ना पड़ जाए। तो उन्होंने मान रखा था कि अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ है और उनको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, अलग अलग सेक्शन पे वो ध्यान देते थे। अब ब्रिटिशर्स की जो यूरोप में थ्योरी है, हो सकता है उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर का कोई भी वो ही ना हो, किंगशिप में कुछ भी वो ये चीजें इंट्रोड्यूस ही ना हो, तो उनके हिसाब से यही दोनों चीज हो, इसलिए अवध पे कुशासन का आरोप लगाते हैं। ये बोलते कि ये तो कैसा राजा है यार, इसके लिए अपने जनता की जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो तो ये सॉल्व नहीं कर रहा है, ऐसा भड़काते हैं वो। लेकिन भारतीय जनता फिर भी नहीं भड़कती है कि पब्लिक वर्क में इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पोएट्री वगैरह में इसको इंटरेस्ट है, कुशासन का आरोप लगाओ हटाओ। जबकि उसके पीछे का वास्तविक कारण यह था, 1850 में अंग्रेजों को यह समझ में आ जाता है हमको क्योंकि कमर्शियलाइजेशन करना है, व्यवसायीकरण करना है, इंडिगो की खेती करना है, अवध की जो फर्टाइल जमीन है, इसलिए जल्दी से इसको फालतू में भगा दो, इस पे तरह तरह के आरोप लगा के और कलकत्ता में इसको ट्रांसफर कर दो। अब इससे हुआ क्या, मैंने आपको बताया, क्योंकि अवध के पूरे कोर्ट में आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स,
आर्टिस्ट इनके लिए बहुत बड़ी जगह थी। तो जैसे ही वाजिद अली शाह का ट्रांसफर होता है, लोग बात सदमे में आ जाते हैं। आर्टिस्ट, पोएट, पेंटर्स जॉबलेस हो जाते हैं और बोलते हैं, ये वास्तविकता में बोला है उन्होंने, ऐसी लाइन भी है कि हमारे जीवन से तो मानो प्रकाश और आत्मा ही चली गई है वाजिद अली शाह के जाने से, ये जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आर्टिस्ट, पोएट, पेंटर्स और अलग अलग लोग 1857 की क्रांति में आके शामिल होते हैं। ये अवध की स्टोरी से आपको समझ में आया? हम पहले पढ़ चुके हैं कि देखो किसान पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स के ऊपर तो कितने अत्याचार हो रहे हैं, हाई टैक्स लिया जा रहा है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, फेमिन्स आ रहे हैं, है ना। तो पीजेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए 1857 के। राजा क्यों हुए? झांसी की रानी, ठीक है, और बहादुर शाह जफर ये इन्वॉल्व हुए। यहां से ये सारे लोग क्यों इन्वॉल्व हुए? 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। ये पूरी स्टोरी हमने समझी है, ये पूरा अवध का सिनेरियो था। तो दे अंडरएस्टिमेटेड द लव ऑफ पीपल फॉर वाजिद अली शाह। क्लियर? दिल्ली का हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया जाता है और यह बोल दिया जाता है कि आप आखिरी मुगल शासक हो गए, आखिरी मुगल राजा हो गए, इसके बाद सारे प्रिंसेस ही आएंगे। झांसी की रानी डक्टाइन ऑफ लैप्स, है ना, और पूरा एनेक्सेशन करते हैं। पूरी लिस्ट आप जैसे कि स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि पूरी एनेक्सेशन की लिस्ट है कि किस तरीके से एनेक्स करते हैं। 1848 में सतारा, 1850 में भगत पंजाब के पास का शहर, 1852 में उदयपुर, 1854 में नागपुर, झांसी, 1856 में अवध। ये बड़ा फर्टाइल ग्राउंड बिछा देते हैं 1857 की क्रांति के लिए। तो 1757 से लेके 1857 तक जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से भी हमने देखा, जिस तरह की सोशल पॉलिसीज कैसे पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पॉलिसीज अंग्रेजों के द्वारा अडॉप्ट की जा रही थी, उन सभी ने रिवॉल्ट के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड को बिछा दिया। यहां पे मैं आपको दो चीजें और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, फिर हम जल्दी से रिवॉल्ट को देखेंगे और लेक्चर को अंत करेंगे। 1850s में ब्रिटेन एक और चीज इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम था कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट। कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट। ये कास्ट डिसएबिलिटी एक्ट ये बोलता है कि जो व्यक्ति तैयार है हिंदू से क्रिश्चियन या कोई और धर्म से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्जन के लिए, हम उसको यह अधिकार दे देंगे कि उसके एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको वो इनहेरिट कर सके। मतलब यह है, ऐसा हर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म में क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, उसको यह राइट मिलेगा कि वो अपने जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट कर पाए। 1856 में एक और आता है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये बोलता है कि अभी तक तो हमारे जितने भी भारतीय सिपाही थे उनसे हम सर्विस केवल भारत में ही लेते थे। इस एक्ट ने बोला कि हम भारतीय सिपाहियों को अब समुद्र पार करके किसी भी देश के लिए भेजा सकते हैं, और भारतीय परंपरा
धर्म के हिसाब से समुद्र पार करने को धर्म का अपमान या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा माना जाता था। तो इससे धर्म की बड़ी ठेस पहुंची जनरल सर्विस में। और लास्ट में चिंगारी का काम किसने किया? रॉयल एनफील्ड ने, चर्बी लगे कारतूस ने। देखिए, ऐसा सिपाही खुद बोलते भी हैं, काफी रिसोर्सेस में ऐसा लिखा भी गया है कि सिपाही ये बोलते हैं कि हमने जब अकाल आए तब कुछ नहीं बोला, व्यवसायीकरण हुआ तब कुछ नहीं बोला, रेट हाई बढ़ी तब कुछ नहीं बोला, रेवेन्यू रेट। और दरअसल ये जो सिपाही भी थे ना, इनकी सैलरी इतनी कम थी, एक फ्रेज में यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, पीजेंट इन यूनिफॉर्म। जो सिपाही थे ना, वो तो दरअसल पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म थे। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कृषि का व्यवसायीकरण हो चुका था और उनके प्रोडक्ट्स की इतनी मांग ही नहीं थी कि उनको जबरदस्ती सिपाही बनना पड़ता था। तो ये सारी चीजें हुई, हमने तब कुछ नहीं बोला। लेकिन सर, ये जो चीज है ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है और हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए है। और तब लोग बाग बोलते हैं, ऐसी भी अफवाह फैली कि ये लोगों में अफवाह थी कि 1857 के समय इंग्लैंड ब्रिटिश भारत का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला रहे हैं, जिनके कारण भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और भारत के धर्म पर अटैक करना चाहते हैं। तो जब धर्म की बात आ गई तब कुछ भी नहीं। और इंडिया में तो फिर इसको कट करना, यहां से रुको, 1 रन से। लेकिन धर्म से जुड़ी बात आ गई है सर, और अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो बात कहते हैं वो यही बात कहते हैं कि सोशल रिवॉल्यूशन इंडिया में बहुत जल्द इसलिए आने वाला है क्योंकि सिंस द टाइम ऑफ एंटीक्विटी, अनंत काल से जो समय चल रहा है, किसी ने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज आए, राजनीति में राजनीतिक परिवर्तन बहुत सारे आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के किसी ने सोशल सामाजिक ढांचे पे किसी ने आक्रमण किया हो, इसलिए वो रेवोल्यूशन दूर नहीं है। तो आपको यहां से ये सारी चीजों को समझ में आ रहा होगा। मतलब हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। अवध कैसे आता है, झांसी कैसे आता है, कानपुर से नाना साहेब कैसे आते हैं, बिहार से कुंवर सिंह कैसे आते हैं, है ना, और दिल्ली से वो कैसे आते हैं, पीजेंट्स कैसे आते हैं, आर्टिस्ट कैसे आते हैं, है ना। और जो 100 लगभग 1757 के बाद जिस तरीके का शोषण हुआ था और जिस तरीके की पॉलिसीज का इस्तेमाल किया गया था, है ना, उसके कारण 1857 के रिवॉल्ट में एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी फूटने वाली थी। दैट्स व्हाई ऑन 10th of May 1857 everything was plundered and looted, and everyone associated and everything associated with the white man was a target। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? तो ये सारी उसके पीछे की कहानी। और गहराई में जाने के लिए 2 मिनट हम बिताएंगे फैक्ट्स और फिगर्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स हम नोट करना चाहेंगे इस पॉइंट पे आके, तो आप प्लीज उनको नोट कीजिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स हेडिंग डाल लीजिए और लिखना शुरू करो। फर्स्ट, फ्रॉम 1818 टू 1836 इंडिया रेशियो ब्रिटेन एक्सपोर्ट्स का 1:5200। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, कार्ल मार्क्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे हमने उसमें पढ़ा भी था। सेकंड, मुस्लिम 1824 10 लाख यार्ड्स, 1837 6.4 करोड़ यार्ड्स। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था ना, ए कंट्री विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, whose cotton textile are famous in the world,
और उसके ऊपर कॉटन लादा जा रहा है। अगला लिखो, फेमिन्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 19.1 ईयर्स 1900 में। एक पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश विच अर्लियर वॉज ए नेट इंपोर्टर। नाउ इंग्लैंड जो पहले एक शुद्ध आयातक था, मैंने आपको बताया था ना, पहले ब्रिटेन आयात करता था इंडिया से, फिर निर्यात करने, अब वो निर्यातक हो चुका था। और स्थिति कुछ ऐसी थी 1869 से 70 के बीच में 52% इंपोर्ट और 70% एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन इंडिया से 52% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था, मतलब पूरा रॉ मटेरियल इंडिया का इंग्लैंड जा रहा था, और 70% जो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स थे वो इंडिया में आ रहे थे। तो ये हम फैक्टोरियल फिगर्स इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम और डीप में समझ पाए कि किस तरीके से इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था पूरा, है ना। चलिए, तो फिर इस तरीके से अलग अलग लोग जुड़े, पीजेंट्स, तालुकदार, आम लोग जैसे कि शाहमल बंगाल के पास के एक क्षेत्र के मुखिया थे। क्रांति जब चलती है तो वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसों को लूट लेते हैं और जितने भी ऑफिस थे उसमें से एक ऑफिस को न्याय का किला घोषित कर देते हैं और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, जुलाई 1857 में क्रांति में उनको मार दिया जाता है। ये शाहमल का उदाहरण मैंने इसलिए लिया, काफ़ी इंडिविजुअल लीडर्स भी थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट किया। सब आके जुड़ते हैं, वीरता का प्रदर्शन होता है, अंग्रेजों की नाक में दम हो जाता है और भयंकर अंग्रेजों को परेशान किया जाता है। मतलब भयंकर वीरता का प्रदर्शन भारतीय राजाओं, भारतीयों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं तलवार और बंदूक की लड़ाई में, तलवार और तोपखाने की लड़ाई में जीत हमेशा तोपखाने की होती है। सलमान खान की मूवी, सॉरी बाहुबली तो थे नहीं कि एक हाथ मारा और पूरी की पूरी सेना उड़ जाए। ये क्वेश्चन होना भी चाहिए, हाउ डिफरेंट इट वुड हैव बीन टू अचीव इंडियाज इंडिपेंडेंस इफ बाहुबली वाज देयर। अगर बाहुबली होते तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह की भूमिका रहती। ऑन ए लाइटर नोट, तो तलवार और तोपखाने की लड़ाई में हमेशा तोपखाने की ही जीत होती है, तलवार की हार होती है। ऑपरेसिव पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करके, और काफ़ी ऐसे लोग भी थे, काफ़ी ऐसे किंगडम्स भी थे जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, सिंधिया ग्वालियर्स के, जो अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे और अपनी तोप खानों की वजह से और जो अच्छी मिलिट्री, आर्टिलरी और वेपन्स की मदद से अंग्रेज जीत जाते। इस युद्ध में भारतीयों के द्वारा वीरता का बहुत भयंकर प्रदर्शन किया जाता है। वीडी सावरकर तो इसको स्वतंत्रता के लिए भारत का पहला संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम भी देते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अल्टीमेटली इंग्लैंड इसको क्रश कर देते हैं। सितंबर तक आते आते दिल्ली पे जीत प्राप्त कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को रंगून, म्यांमार, बर्मा, मतलब आज का म्यांमार भेज दिया जाता है, जहां पे उनकी मृत्यु होती है। अधिकतर नेता जो थे वो खत्म हो जाते हैं। भारतीय लोगों के लिए एक अच्छी लीडरशिप अगर किसी ने करी होती, ऐसा अंग्रेज ऑफिसर लिखते भी है कि एक योग्य लीडर होता, वो डिस्ट्रीब्यूशन था,
है ना, लीडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, एक ऐसा लीडर जो सबको लेके चलता साथ में, है ना। अगर वो लीडरशिप होती तो अंग्रेज ऐसा लिखते हैं हमारा वहीं पे राज्य समाप्त हो चुका होता। क्रश करने में सफल होते हैं अंततः अंग्रेज इस रेबेलियन को, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह का इंडिया भारत के लोगों को एग्जीक्यूटेड करा जाता है तोप खानों के आगे बांध के, ताकि फिर ऐसा प्रयास वो कभी ना करें। लेकिन 1857 की क्रांति का बहुत महत्व है, क्योंकि यहां से चेंज की शुरुआत होगी, यहां से डेवलपमेंट्स होना शुरू होंगे, और फिर नए 90 साल के अंदर भारत आजाद होगा। 1857 की क्रांति के बाद 1858 की क्रांति के बाद जिसमें हिंदू मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर यूनिटी दिखाई, हिंदू मुस्लिम एकता का शानदार प्रदर्शन हुआ। 1857 की क्रांति के बाद ऐसी नीतियों को अपनाया गया कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो। अंग्रेज ये जानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को अगर हम विखंडित नहीं कर पाएंगे तो हम भारत पर शासन नहीं कर सकते, इसलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई 1857 के बाद। और 1905 में बंगाल का पार्टीशन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा रूल कर पाए भारत पे। आप देख पाए हो कि इतने समय तक इंग्लैंड ने जो किया उसके होते हुए भी 1757 से 1857 के बीच में जिस पॉलिसीज का इस्तेमाल हुआ, उनकी होते हुए भी भारतीयों ने रिवोल्ट नहीं किया। ऐबक आए तब रिवोल्ट नहीं हुआ, अकबर थे तब रिवोल्ट नहीं हुआ, औरंगजेब थे तब रिवोल्ट नहीं हुआ। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इंडिया वॉज एंड इज द मोस्ट टॉलरेंट नेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सहिष्णु देश पूरे विश्व का भारत ही है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, एटीन 1857 के बाद इस तरह की पॉलिसीज आती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है और क्वीन डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है, वॉइसरॉय का पद आता है, क्राउन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद आता है, और अब वॉइसरॉय को रिपोर्ट देनी होगी सेक्रेटरी ऑफ रिपोर्ट को, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर होगा। क्राउन कंट्रोल कर लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है 1858 के प्रोक्लेमेशन के द्वारा। और इस तरह की नीति आएंगी कि आर्मी का कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना, 6 गुरखास और पठान्स उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा जिन्होंने सहायता की, उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज करा 1857 के रिवोल्ट के बाद, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे, अमेरिका को तो वो पहले ही खो चुके हैं 1780s में, वो भारत जैसी कॉलोनी को कभी नहीं खोना चाहते थे, जो कि एक सोने की चिड़िया उनके लिए थी। और हम देख चुके हैं कि परसेंटेज में और फिगर्स में हमने बात की है कि स्थिति कितनी पॉजिटिव थी इंडिया के लिए, कि 24.7% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आउटपुट, ग्लोबल आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज फ्रॉम इंडिया साइड, है ना। हमने ये देखा कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट इन 5 मिनट्स, ताकि आप पूरे इवेंट्स को ध्यान रख पाओ। कल हम इसकी टाइमलाइन भी बनाएंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको शॉर्ट में बता देता हूँ 2-3 मिनट में। 1600 में रॉयल चार्टर एक्ट आया, 1633 में ओडिशा, 1651 हुगली, 1660 बॉम्बे, 1695 सुतांती कैलिकट गोविंदपुर, 1707 औरंगजेब डाइड, 1717 फर्रुखशोर ग्रांटेड दस्तक पास, 1750 rivalry between Britain and France and ultimately Britain win, 1757 Battle of Plassey, 1764 Battle of Buxar, 1765 dual administration, और 1765 के बाद economic exploitation of India started, and India, which earlier was a net exporter country, became a importer of finished goods. Karl Marx also wrote about this, and these are the facts and figures.
Britishers wrote Indian history in such a way that all the negative things came out of it, so that the British rule could be conducive in India. We read about what John Stuart Mill said about India, the great thinker of liberty, how he justified the British rule in India through the white man burden. He said that the India is ruled by despotic Hindu and Muslim rulers, है ना, and it is the moral obligation of the Britishers to create a conducive nature in India, conducive माहौल in India. We have read about that. Various kind of exploitative economic policies were adopted by the Britishers, which resulted into the 1857 revolt, and the acts introduced in 1850 and 1856, the Caste Disability Act and the General Service Enlistment Act, worked as a spark, and the Royal Enfield worked as a spark in the 1857 revolt. There was a huge discontent in the Indian masses, which turned into a revolt. On 29th March 1857, Mangal Pandey totally denied to accept the royal cartage, Royal Enfield. So he shot 2 of his British officers, and later he was given punishment for that, capital punishment for that. 10th of May, the sepoys mutinied, they turned into revolt. Everyone associated with the white man was their enemy, and they were thinking that it is the right time to reciprocate the white man burden and the type of exploitative policies that were adopted by the Britishers from 1757 to 1857, de-industrialization वगैरह वगैरह. With this, बाद में हमने देखा किस तरीके से अवध आता है, किस तरीके से और राज्य आते हैं, किस तरीके से अलग अलग लोग आते हैं और किस प्रकार से क्रश कर दिया जाता है इस रिवोल्ट को, और बाद में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में. विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर टुडेज लेक्चर. कल हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ेंगे यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऑल द बेस्ट.